एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो तक हम रॉयल एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। और जो खिलाफत मूवमेंट है इसके बारे में तो हम पूरा पढ़ेंगे ही। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो है रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में तीनों का एक बार स्नैप रिकैप लेंगे और ये देखेंगे इन तीनों मूवमेंट को कैसे एक बड़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक बेस प्रोवाइड करा, एक आउटलाइन प्रोवाइड करी, कैसे एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ओके, खिलाफत मूवमेंट को पढ़ने से पहले उससे पहले हम एक वर्ड जान लेते हैं, खलीफा। खलीफा क्या है? खलीफा ये एक इंसान है। ये जो है ऑटोमन एम्पायर के जो है राजा रह चुके हैं। ऑटोमन एम्पायर जो अभी है प्रेजेंटेड टर्की, उसके जो है एम्परर रह चुके हैं। कौन? खलीफा। खलीफा जो है ये स्पिरिचुअल हेड भी हैं किसके? इस्लामिक वर्ल्ड के, ये मुस्लिम्स के एक स्पिरिचुअल हेड भी रह चुके हैं। कौन? खलीफा। ठीक है, खलीफा जो स्पिरिचुअल हेड रह चुके हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, एंड देन ही इज एन ऑल्सो एन एम्परर ऑफ ऑटोमन एम्पायर के जो है ये एम्परर भी हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, इससे पहले कि हमने वीडियो में देख रखा है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो खलीफा थे ना ये अपोजिट टीम में थे। लाइक एक अलाइज, एक अपोजिट टीम होती है, तो अपोजिट टीम में थे। अपोजिट टीम में कौन था? जर्मनी। और हमने ये भी देखा था जो अपोजिट टीम होती है जर्मनी होती है, जर्मनी तो हार जाती है ना। तो ये जो खलीफा थे ना, तो ये जर्मनी वाली टीम में थे और ये हार गए थे। और जीता कौन था? जीतने वालों में ब्रिटिशर्स थे और बाकी कई जो लोग थे। वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें थे जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो जीत गए थे। और ये जो खलीफा थे अब ये हार गए थे। अब खलीफा हार तो गए थे। अब उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो ये एक ऐसा सिस्टम था कि जो भी हार गया है ना, हारने वाली टीम को, एक तरह से टीम कह लो जिसे आसानी से समझ में आ जाए, जो हारने वाली टीम है ना उसको जो जीतने वाली टीम की जो है बात माननी पड़ती थी, या फिर कोई ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन होती थी। एक हार्श ट्रीटी कुछ नहीं, ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है, वो साइन होता था एक जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम के बीच में। जो जीतने वाली टीम होती थी ना वो हारने वाली टीम पे जो है बहुत अनजस्ट लॉ इम्पोज कर देती थी। ये लो, तुम हार गए हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये लॉ तुम्हारे लिए हैं, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो खलीफा तो हार गए थे, खलीफा हार गए थे। अब तो ये एक र्यूमर फैल गया था कि खलीफा जो है उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की जाएगी, हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। अब करेगा कौन? जीतने वाली टीम करेगी। अब ध्यान से, मतलब थोड़ा ध्यान दो, लाइक जो जीतने वाली टीम करेगी ट्रीटी इम्पोज, और जीतने वाली टीम में कौन था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ये जो खलीफा जो थे ये हारने वाली टीम में थे, और ये मुस्लिम जो है इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने नहीं, लाइक जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स इंडिया पे भी राज कर रहे थे। ओके, सो जो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे ना, इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। अब उन मुस्लिम्स को लगा अगर खलीफा पे जो है वो बहुत अनजस्ट लॉ लगाए जाएंगे, कुछ कोई हार्श ट्रीटी साइन की जाएगी, तो उससे खलीफा की जो है वो डिसरिस्पेक्ट होगी। तो इस वजह से जो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर बहुत गुस्सा भड़क गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत गुस्सा भड़क गया, एंगर आ गया मतलब लोगों में कि ब्रिटिशर्स जो खलीफा है उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो है कोई हार्श ट्रीटी इम्पोज नहीं कर सकते, उनके ऊपर अनजस्ट लॉ जो है वो नहीं लगा सकते। तो अब मुस्लिम्स, तो गांधी जी ने सोचा, अब एक तरह से देखो जलियांवाला बाग इंसिडेंट से जो सभी लोग वैसे ही अफेक्टेड थे, वायलेंस उन्होंने ले ही रखा था। अब जो मुस्लिम है खलीफा जो हार गए थे, इनकी वजह से मुस्लिम्स में जो है वो भी एंगर आ गया था। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना वो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर ले, क्योंकि हिंदू तो हम लोग तो चाहते थे ब्रिटिशर से पीछे छुड़ाना, अब लेकिन जो मुस्लिम है, मुस्लिम जो है वो भी ब्रिटिशर से भड़क चुके हैं। तो अब क्यों ना हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए और एक ब्रॉड बेस तैयार किया जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो ऐसा गांधी जी का सोचना था, मानना था। तो जब हार्श ट्रीटी साइन की गई उसके बाद जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट किसके दौरान? खिलाफत मूवमेंट के। किसके? खिलाफत मूवमेंट के। उसी दौरान ना खिलाफत एक कमेटी बैठती है बॉम्बे में मार्च 1919 में। बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बैठती है मार्च 1919 में, इन सब के खिलाफ जैसे कैसे प्रोटेस्ट करना है, क्या क्या करना है, उस सब का जो है डिस्कशन करने के लिए। तो ये जो खिलाफत कमेटी बैठती है इसके दो हेड थे। कौन कौन थे ये आपको दो नेम याद कर लेने हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों से जो है गांधी जी ने बात करी कि अब हम जो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर को अपोज करने के लिए। ठीक है,
अब उसी दौरान जो है कलकत्ता सेशन होता है। अब कलकत्ता सेशन क्या होता है? कलकत्ता सेशन यानी कि जैसे जब ब्रिटिशर्स का राज था तब कांग्रेस सेशन सालाना या मंथली नहीं, ईयरली होते रहते थे। बीच बीच में कभी कांग्रेस सेशन होते रहते थे। अब उस तरीके से उस सेशन में जो है, कांग्रेस सेशन में जो है ब्रिटिशर्स, कई सारे ब्रिटिशर्स वगैरह बैठते थे, वो डिस्कशन करते थे इंडिया पे कैसे रूल करना है, ये सब कुछ अपने जो है डिस्कशन करते थे। अब उसी तरह कांग्रेस सेशन की तरह कलकत्ता सेशन बैठता है, बस उसी का सफिक्स नेम हो जाता है। कलकत्ता सेशन बैठता है 1920 में। 1920 में उस जो सेशन होता है उसमें क्या बात की जाती है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उसको किस तरीके से शेप दिया जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये NCM, यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक यहीं से जो है बेस मिलता है, हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइट हो जाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह फल फूल रही है, किस वजह से फल फूल रही है, क्योंकि उनका साथ जो इंडिया दे रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं, इंडिया तो उनका साथ नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स का, इंडिया तो, बल्कि इंडियंस तो चाहते थे ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना। हाँ, ब्रिटिशर्स चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स का साथ इंडियंस दे रहे थे। कैसे? कि जो उनके स्कूल्स में पढ़कर, उनके स्कूल्स में पढ़ाकर, या फिर उनके अंडर जॉब करके, सिविल सर्विसेज में जॉब करके ब्रिटिशर्स के अंडर, तो इस तरीके से जो इंडियंस है आर्मी में, पुलिस में, उनका साथ दे रहे थे कहीं ना कहीं से। तो वही गांधी जी ने सोचा कि अगर इंडियंस जो है ब्रिटिशर का साथ देंगे ही नहीं और उनको सहयोग करेंगे ही नहीं, तो ब्रिटिश सरकार जो है वो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसा मानना था गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो आइडिया था ये पूरा मूवमेंट में कैसे चेंज हुआ, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, और ये आइडिया जो है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, इसके मेरिट्स क्या रहे, डीमेरिट्स क्या रहे, ये सब कुछ समझेंगे। आई होप कि आपको जो ये खिलाफत मूवमेंट है ये क्या था, क्यों था, खलीफा कौन थे, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं अभी आपको पूरा स्नैप रिकैप दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा पिछली वीडियो का, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, कैसे हम जो है तीनों मूवमेंट्स को, रॉयल एक्ट को और जलियांवाला बाग इंसिडेंट को और ये खिलाफत मूवमेंट को, तीनों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम एक साथ पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बेस एक आउटलाइन मिली। तो देखो कैसे। सबसे पहले रॉयल टेक्ट में क्या था? ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो ब्रिटिशर्स के एक तरह से नज़रों में गलत होगा, चाहे वो गलत हो या ना हो, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। 2 साल तक जेल में ही रहेगा वो इंसान। उसके बाद उसका कोई ट्रायल होगा ही नहीं, उसको कोर्ट तक ले जाया ही नहीं जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये गलत है, ये बहुत ही अनजस्ट लॉ है। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ रॉयल सत्याग्रह लॉन्च किया। रॉयल सत्याग्रह लॉन्च किया गांधी जी ने। कब करा था? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉयल सत्याग्रह लॉन्च किया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो नॉर्मल पीपल, जो आम लोग जो बैठकर अपना आराम से धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर उन्होंने तुरंत गोलीबारी चला दी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। उन जो रॉयल एक्ट के अपोज कर रहे थे, शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से जो लोग थे, इंडियंस थे, उन्होंने वायलेंस का हाथ पकड़ लिया। वायलेंस बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, बहुत छोटे पैमाने पर ही वो वायलेंस उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स ना मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। तो 13 अप्रैल को जो लोग होते हैं कहाँ पे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता है कि मार्शल लॉ लग चुका है। वहाँ पे बहुत लाखों हज़ारों लोग होते हैं जलियांवाला बाग में। तो उस वक्त जो है जनरल डायर ने कमांड जो है हाथ में ली होती है, कमांड ले रखी होती है। तो जनरल डायर क्या करते हैं, जलियांवाला बाग में जितने भी लोग होते हैं उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर खुलेआम गोलियां चलवा देते हैं, जिसकी वजह से कई लाखों लोगों की जान जाती है। तो ये होता है हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तब की अगर आप गूगल पे फोटोज़ देखो या कोई मूवी देखो, पिक्चर देखो कहीं भी, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी इतनी दर्दनाक हो गई थी कि कहीं आग लग रही है, कहीं पंजाब की गलियों में, सड़कों में खूनम खून हो रहा है, खून से भरी गलियां हो रखी हैं, कहीं आग लगी पड़ी है, कहीं जो कोई इंसान मरा हुआ है, कहीं कुछ। तो उस वक्त बहुत ही खूनी माहौल सा हो गया था। उसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट ये बहुत हद तक तो जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत हद तक उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको उसके साथ ही पढ़ने की कोशिश करी। खिलाफत मूवमेंट में सॉरी, जो खलीफा जो थे वो ऑटोमन साम्राज्य के एम्परर थे। जो ऑटोमन साम्राज्य जो आज प्रेजेंट डे टर्की है वो। और ये जो खलीफा जो है वो
इस्लामिक जो पीपल्स हैं उनके स्पिरिचुअल हेड भी रह चुके हैं। ये वर्ल्ड वॉर वन में जो हार जाते हैं तो इनके ऊपर जो है हार्श पीस ट्रीटी साइन होने के ऐसा र्यूमर फैलता है कहाँ पे, इंडिया में लोगों के बीच। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर खलीफा के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी साइन होगी तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट, यानी कि मुस्लिम्स जो थे, इस्लामिक वर्ल्ड था, उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी। उसकी वजह से जो है एंगर, गुस्सा भड़क जाता है लोगों के बीच में। तो उसी बीच में लोग जो है इस जो ट्रीटी होती है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। प्रोटेस्ट बाय खिलाफत मूवमेंट के चलते उसके बाद जो है खिलाफत कमेटी बैठती है कहाँ पे, बॉम्बे में, मार्च 1919 में। और इस जो कमेटी होती है इसको कौन हेड कर रहा होता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। और मोहम्मद अली और शौकत अली हेड कर रहे होते हैं इस कमेटी को। तो अब गांधी जी ये सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स का अपोज तो इंडियंस भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए और ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाए यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाया जाए यहाँ से, ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पे से हटाया जाए। तो गांधी जी ऐसा सोचते हैं। उसके बाद एक कलकत्ता सेशन होता है 1920 में, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात होती है। क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको रॉयल टेक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड ये खिलाफत मूवमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये तीनों मूवमेंट जो है एक ब्रॉड बेस तैयार करते हैं जिसके लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड थैंक यू वेरी मच।